हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अभिषेक मौर्य और हम फिर से जो है नीट की क्लास में हैं। जैसा आपको मैं इस सीरीज में नीट्स के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूं और बेसिकली आपको समझा रहा हूं कि हम नीट के लिए जब पढ़ रहे हों, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हों, तो हमें अपना अप्रोच क्या रखना चाहिए। हम जो है किस तरीके से सीखेंगे कि साइंस को पढ़ना जो है बाकी सब्जेक्ट से कैसे अलग है, और ये जो साइंटिफिक जो स्टडी आप करते हैं बेसिकली जो है नीट का सिलेबस को जब आप पढ़ रहे हों तो वो कौन सा अप्रोच होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब मैं इसमें जो है इस सीरीज में जैसा मैंने आपको बोला था कि स्टूडेंट के बीच कुछ मिथ होते हैं, कुछ जो है पहले से वो बना रखे होते हैं कि ये ऐसा करने से हम सेलेक्ट हो जाएंगे या इस तरीके से पढ़ना चाहिए, और कुछ मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। तो मैं उनको ही दूर करने के लिए ये सीरीज बना रहा हूँ। तो आगे हम चलते हैं, और जैसा मैंने आपको पिछले एक क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्टिविटी साइंस से कैसे रिलेटेड है, क्यों आपसे ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन पढ़ने के लिए कैसे आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। अभी मैं उसी सीरीज को नेक्स्ट बढ़ाते हुए आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है। ठीक है, चलिए अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा है इसमें डेफिनीशंस। जैसे डेफिनीशन एंड नोट्स, बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ हम देखेंगे वो हम देखेंगे डेफिनीशंस और नोट्स के बारे में। देखिए ये एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की कि उनके पास अच्छे नोट्स हैं कि नहीं, और कोई अच्छे डेफिनीशंस नोट डाउन करवा रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि डेफिनीशंस होती क्या है, ये बात आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि बेसिकली जिससे हम डेफिनीशंस जिसको हम रटते हैं वो डेफिनीशन एक्चुअल में कैसे निकल के आती है, कैसे हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ताकि आपको डेफिनीशन रटना ना पड़े, आपको पास डेफिनीशन की एक साउंड अंडरस्टैंडिंग हो। तो मेरा बेसिक मोटो यही है। तो चलिए मैं आपको एक डेफिनीशन समझाता हूँ। जैसे आपने अपने अर्ली क्लास में 9th-10th में बहुत बेसिक में जब आपने साइंस पढ़ना सीखा तो आपको एक चीज़ बताया गया, जैसे मैटर, जो मैटर है, जैसे ये जो फिजिकल वर्ड है ये मैटर से बना है, मैटर और एनर्जी से, ऐसा आपको पता है। उसमें से जो मैटर है उसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे हम मैटर को यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि जो मैटर है ये 3 तरीके का होता है। ठीक है, जैसे हम सबसे बेसिक पढ़ते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी मैटर है वो 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अब कोई चीज़ सॉलिड कैसे होता है, ठीक है, तो हम सॉलिड को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ मैं एक डिफिनीशन के फॉर्म में ये दिखा रहा हूँ कि इसको आप कैसे डिफाइन करते थे। तो आप क्या करते हैं कि जैसे सॉलिड को सॉलिड फॉर्म में बताना, ये एक पर्टिकुलर स्टेज है, और जैसा आपको बताया कि कोई भी जो थ्योरी होगा साइंस का वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस होगा, उसमें जो है साइंटिफिक फैक्ट होने चाहिए जो कि एक्सपेरिमेंट पे प्रूफ होनी चाहिए, और वो आपको बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों जो है होती है। ठीक है, तो मैं इसे बताता हूँ यहाँ थ्योरी में आगे, तो आपको बेहतर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ये एक डस्टर है, ये एक सॉलिड है, हम इसे पहले से समझते हैं। मैं यहाँ इस टॉपिक को पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपको आता है, मैं समझा रहा हूँ कि डेफिनीशन कैसे तैयार होती है। ठीक है, तो जैसे ये जो है एक आर्टिकल है, ये सॉलिड स्टेज में है, हम अपने जो है एक तरीके से ये सेल्फ समझते हैं, ये बहुत लेमन टाइप की बात है, ये मतलब एक कॉमन प्रैक्टिकल बात है कि हम समझते हैं ये सॉलिड है। ठीक है, अभी बहुत साइंस के टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। तो ये सॉलिड है कैसे, तो देखिए आपको अब स्कूल में या क्लास बुक में या बुक्स में कैसे पढ़ाया जाता है कि सॉलिड क्या चीज़ है। तो आपको बताया जाता है कि सॉलिड वो चीज़ है जिसका शेप फिक्स हो, ठीक है, जिसमें कोई न कोई मास हो, ठीक है, और जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, मतलब वो एक डेफिनेट स्पेस को कवर करता हो। मिनिमम इतने चीज़ें हैं
जो सॉलिड को डिफाइन करती है। ऐसे जब आप लिक्विड को डिफाइन करते हैं तो शेप को फिक्स नहीं करते, इसमें भी मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, और मास इसमें भी होगा क्योंकि मैटर में ही आपने मास को पढ़ा है कि मैटर में ही मास होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ सॉलिड को ले रहा हूँ, तो सॉलिड को डिफाइन करने में हमने 3 फीचर जोड़े कि जिसमें शेप हो, एक फिक्स शेप हो, एक मास हो, और एक जो और वो उसका एक फिक्स वॉल्यूम हो। जैसे इसका एक फिक्स वॉल्यूम है क्योंकि इसकी डायमेंशन फिक्स है। ठीक है, जैसे आप कोई ये जैसे क्यूब शेप का है, ये कमोबेश क्यूब जैसा है, तो आपने क्यूब का जो है वॉल्यूम कैसे निकाला, इसकी डायमेंशन से। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर क्यूब का कभी आप वो निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो क्या ए रेज़ टू पावर 3 करते हैं, जो कि क्यूब का वॉल्यूम होता है, तो इसमें ए क्या होता है, साइड होता है, ये डायमेंशन होता है, तो ये डायमेंशन फिक्स है। ठीक है, अगर डायमेंशन फिक्स होगा तो फिर वॉल्यूम भी फिक्स होगा। ठीक है, इसमें मास है। ठीक है, मास इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, मास होगा, वेट और मास तो एक ही चीज नहीं है, बट कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, और इसमें इसकी जब ये वॉल्यूम फिक्स है तो एक ये डेफिनेट शेप को कवर करता है, एक डेफिनेट शेप में रहता है। ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये हर सॉलिड में है, मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है कि जितना भी दुनिया के सॉलिड होते हैं सब में ये 3 बातें होती हैं। ये जो 3 चीजें हैं ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनके स्पेशल फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम सेंटेंस में डालते हैं तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सॉलिड उन सारे मैटर्स को बोलते हैं, मैटर की वो स्टेज है जिसका एक फिक्स शेप हो, जिसमें एक फिक्स मास हो, जिसका फिक्स वॉल्यूम हो। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं वो सॉलिड है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले हमने क्या किया कि इन साइंटिफिक फैक्ट को डिस्कवर किया, इन्हें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने फाइंड आउट किया, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या किया, एक सेंटेंस में इन्हें रखा, और सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस है वो आपकी सॉलिड की डेफिनेशंस बन गई। तो यही डेफिनेशंस होता है, समझे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन को समझना है। जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जब आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस है। बोर्ड में आप डेफिनेशंस लिखते हैं, डेरिवेशंस लिखते हैं, लेकिन यहाँ आपको डेफिनेशन के पोस्टमार्टम करने हैं, उनके अलग अलग कंपोनेंट को निकालने हैं कि कोई चीज़ अगर डिफाइन किया जा रहा है तो वो किन चीज़ों से डिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन एक एक चीज़ों को पूछा जाएगा। जो एक एक जो डेफिनेशन के कंपोनेंट हैं वो आपके बेसिस ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनका जो है ये डेफिनेशंस के जो कीवर्ड हैं, एक्चुअल में ये कीवर्ड हैं, और ये कीवर्ड साइंटिफिक फैक्ट हैं जिनको हमने एक साथ मिलाया, और जब इन तीनों क्राइटेरिया को एक साथ लेते हैं तो सॉलिड होता है। और ये बात कभी जो है, देखिए जो डेफिनेशन है वो कंट्रोवर्शियल नहीं होगी। जैसे जो भी इन चीज़ों को फॉलो करेगा, इन तीनों शर्तों को फॉलो करेगा, वो हमेशा सॉलिड होगा। चाहे आप जो है इस मार्कर को लें, चाहे इस पेन को लें, चाहे कोई बॉल लें, चाहे कोई ऐसे कोई स्टोन ले, चाहे कोई ब्रिक्स ले, है ना, चाहे अपने सराउंडिंग में जो भी आर्टिकल है सब ये फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर से वही ऑब्जेक्टिविटी है, ये वायलेट नहीं करेगा। डेफिनेशन ऐसी नहीं होगी कि वो अगली बार फेल हो जाए। बिल्कुल इसी सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट को हम यूज करेंगे बायोलॉजी में। बेसिकली मैं आपकी बायोलॉजी क्लास ले रहा हूँ, ये एक जनरल बातें हैं, ये पूरे साइंस में फॉलो होती हैं, लेकिन मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसे अब बायोलॉजी के रेफरेंस में ले चलता हूँ, जिससे आपके बायोलॉजी का टॉपिक भी कवर हो और जिससे आप समझ भी पाएँ। तो बायोलॉजी में बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये टॉपिक जनरली आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो आपका स्टार्टिंग चैप्टर होता है 11th क्लास का, लेकिन मैं इसे बायोलॉजी में ले चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब नोट्स क्या होंगे, तो जो अभी मैंने बोर्ड पे ये चीज़ें बनाई इनको आप नोट कर डालिए। ये कीवर्ड अगर आपके पास हैं तो आप आंसर को किसी भी तरीके से दे सकते हैं, इस बात को समझिए। देखिए एक नोट्स होता है रेडीमेड, देखिए क्या फ़र्क है। जैसे मैं आपको नोट डाउन सिर्फ कीवर्ड कराता हूँ, जो कीवर्ड डेफिनेशंस में काम आते हैं। ये रॉ मटेरियल है
जिनसे डेफिनेशन बना सकते हैं। और एक नोट्स होता है रेडीमेड, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए एक क्लास मान लीजिए 50 बच्चों 100 बच्चों की एक क्लास है जिसमें मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास में सबके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए किसी को ये सॉलिड की डेफिनेशन पहले से आ रही थी, किसी को नहीं आ रही थी, किसी को थोड़ा सा कंफ्यूज था। मतलब सबके जो नॉलेज का लेवल था ना वो एक जैसा नहीं था, समझे इस बात को। जैसे जो लिविंग वर्ड है इसमें नॉलेज जो है ना वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, मतलब उलझाऊं ना आपको, तो हर किसी का नॉलेज एक जैसा नहीं है, ठीक है। अगर हर किसी का नॉलेज एक जैसा नहीं है और मैं एक रेडीमेड चीज नोट करा दूं, तो जिसको इसके 90% बातें पता थी उसको सिर्फ 10% चाहिए, और जिसको सिर्फ 10% पता था उसको 90% चाहिए, और हो सकता है कोई सी को 50% चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ कि हर पेशेंट को पैरासीटामॉल लिख रहा हूँ, चाहे उसका पेट दर्द हो, बदन दर्द हो, उसको कॉलरा हो, टाइफाइड हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे पास एक दवा है, वो क्या है, पैरासीटामॉल। तो ये अप्रोच नहीं रहता मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं नोट बनाने के बिल्कुल फेवर में नहीं रहता। तो मेरा अप्रोच ये होता है, कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड पढ़ाना, आपको कीवर्ड समझाना, फिर आपको इस एबल बनाना कि आप इस कीवर्ड को अपने तरीके से डेफिनेशन में रखिए। ये आपको 10वीं क्लास तक सिखा दिया गया है, इतना आप बेसिक लैंग्वेज को समझते हैं। हम लैंग्वेज की क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपको सिखाया जाता है, इसीलिए आपको 1-2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। वो आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि उसे मुझे बताने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए ये अप्रोच कुछ ऐसे है ना कि जैसे आप देखते हैं कि आपके पास 3 बेसिक कलर हैं, रेड, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, और ब्लू। ये 3 बेसिक कलर हैं। तो आप क्या करते हैं, इन कलर के कॉम्बिनेशन से आप चाहे तो कितने भी फॉर्म बना सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत हो। ये मेरी स्ट्रेटजी है। और यहाँ क्या है कि अगर मैं 10 तरीके के कलर ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दूं, जैसे पहले से रेडीमेड आते हैं, तो आपको अगर 12वां और 11वां कलर चाहिए है ना, तो आप यहाँ नहीं बना पाएंगे, यहाँ आपको लिमिटेशन होगी। बट यहाँ आपको फ्रीडम होगी, यहाँ आपकी क्रिएटिविटी देखी जा रही है। साइंस में ये भी जरूरी है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, ठीक है। साइंस सोचने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जितना आप सोचेंगे, तो कैसे आप सोचेंगे, जब मैं अपने पढ़ाने के अप्रोच में जब आपको सोचने के लिए मजबूर करूँगा कि लो ये रहा मटेरियल, अब तुम बनाओ ये पजल की तरह इसे सॉल्व करो, तो जब आप अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगे, जब उसे सोचने का मौका देंगे, तभी आप उसमें ग्रो करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे डिटेरियोरेट होगा, वो उतना ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग को थोड़ा एक्सरसाइज करवाया जाए, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज करवाया जाए जिससे आप थोड़ा थिंकिंग क्रिएचर हो जाए, थोड़ा आप सोचने लगे, थोड़ा आप में इमेजिनेशन आए और क्रिएटिविटी आए। तो इस वजह से मैं ऐसे नोट्स नहीं दूंगा। तो नोट्स के बारे में मेरा डिस्क्रिप्शन या मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ इस चीज़ को आप कॉपी में नोट करिए और बुक में इन हाईलाइटेड इन कीवर्ड को देखिए कि जो आपके टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं उस पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो लेक्चर को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को मुझे पूछ सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ था कि हम बात कर रहे थे डेफिनेशंस के, और मैं एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा था कि बायोलॉजी में डेफिनेशंस कैसे होंगी। मतलब अभी तो मैंने केमिस्ट्री का एक एग्जांपल लेके बता दिया आपको, ठीक है। तो मैं अब जो है आपको एक बायोलॉजी के एग्जांपल से बता रहा हूँ। एक बात और जो यहाँ मुझे याद आई मैं बोल दूँ कि देखिए, जैसे मैं बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ लेकिन अभी एग्जांपल केमिस्ट्री का लिया, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं हूँ तो फिलहाल आपको बायोलॉजी यहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट को बताने के लिए मैं ज़रूरत पड़ने पे फिजिक्स और केमिस्ट्री या दूसरे किसी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले आऊँगा। और ऐसा आपको भी करना चाहिए। आप जितना एक सब्जेक्ट को दूसरे से कनेक्ट करेंगे, जितना एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे,
उतना ही आपका अप्रोच ज़्यादा साइंटिफिक होगा। साइंस में आज जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत इंटीग्रेटिव नेचर के हैं। अब साइंस कोई जो है वो 18वीं सेंचुरी की नहीं है। अब साइंस बहुत बड़े फार्म में है और वो बहुत इंटीग्रेटेड नेचर के है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चीज़ को धीरे धीरे डेवलप करें। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको सिखा रहा हूँ कि आप इसे धीरे धीरे फॉलो करेंगे लेक्चर टू लेक्चर, और एक टाइम ऐसा आएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ अगर इसे आप 2-3 महीने तक फॉलो करेंगे तो आप में ये सारे फीचर आ जाएंगे। ठीक है, फीचर नहीं कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं आगे वाला डेफिनीशंस। एक बायोलॉजी की डेफिनीशंस आपको बताएं और एक आपका बायोलॉजी का टॉपिक भी कम से कम कवर हो जाए। जैसे देखिए जो आपकी पहली यूनिट है 11th की बायोलॉजी में जो पहला टॉपिक है लिविंग वर्ड। ठीक है, एक पहला टॉपिक है लिविंग वर्ड। देखिए ये जो टॉपिक है ना, जब भी आपने क्लास स्टार्ट की 6th क्लास में गए आवर सराउंडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग, 8 में गए 9th में गए, जब भी आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आपको अपनी सराउंडिंग पढ़ाई जाती है। आप अपने सराउंडिंग को देखते हैं और बिना साइंस को पढ़े, जब तक आपने साइंस नहीं भी पढ़ा था जब तक आपने साइंस नहीं भी पढ़ा था तो आपको पहले से पता है, आप ये सेल्फ से जानते हैं, ये इंस्टिंक्ट है आपकी कि आप समझते हैं कि आपके सराउंडिंग में लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। जैसे कोई आदमी अगर साइंस की क्लास में ना जाए तो ऐसा नहीं होगा कि उसे ये ना पता हो क्या चीज़ जिंदा है क्या चीज़ जिंदा नहीं है, उसे भी पता होता है। लेकिन जब आप साइंस में स्ट्रीम में आते हैं, साइंस की टेक्स्ट बुक को खोलते हैं, तो आपको 6वीं क्लास 8वीं क्लास 9वीं क्लास और अब 11वीं क्लास में फिर से वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिविंग वर्ड। ऐसा नहीं कि 6वीं क्लास में पढ़ा दिया गया दोबारा ना पढ़ाया जाए। इसका मतलब है कि हम लिविंग को डिफाइन करना चाह रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक है। देखिए एक वर्ड बहुत बार यूज होगा, ये थोड़ा सा देखेंगे, स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब है कोई स्पेशल सेंस में जो ज़्यादा मतलब किसी बात को हम जनरल न बोल रहे हों, किसी एक पर्टिकुलर वे में बात कर रहे हों, किसी के बारे में ख़ास तरीके से बात कर रहे हैं तो उसे हम स्पेसिफिक बोलते हैं। इस टर्म को काफ़ी यूज करेंगे तो इस वजह से इसे मैंने बता दिया। जिन टर्म को मुझे ज़रूरत होगी कि आपको समझाना चाहिए मैं ऐसे बताऊंगा, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो, अगर आप याद कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुक को खोलिए, जो पहला चैप्टर का ये टॉपिक है लिविंग वर्ड, तो वहीं पहले चैप्टर में जो किताबों में जगह रहती है खाली, उस पे इनको नोट करिए। एक पेंसिल ले लीजिए, पेन लीजिए, नोट करिए। अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, या बनाएंगे भी तो थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए लिविंग वर्ड को डिफाइन करना, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक है बायोलॉजी, और बायोलॉजी का मतलब ही होता है लिविंग की स्टडी। जो बायोलॉजी है ना, इसमें आप लिविंग को पढ़ते हैं। लिविंग के लिए एक टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी लिविंग। इससे नहीं मतलब वो उसमें यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, क्या है उससे नहीं मतलब। इन जनरल ये टर्म है, ये ब्रॉड सेंस में हम यूज करते हैं किसी भी लिविंग के लिए ऑर्गेनिज्म। और जब आप लिविंग की स्टडी करते हैं तो वो बायोलॉजी है। तो सबसे पहली बात है कि ये लिविंग होता क्या है, तभी तो आप बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ लिविंग है। इसका मतलब है हमें लिविंग के उन क्राइटेरिया को समझना है। जैसे सॉलिड को जानने के लिए आपने जाना ना 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऐसे हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खोजनी पड़ेगी जिसके बिना पे हम कह सके कि ये लिविंग है। देखिए जब हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ना, या फिर हम यहाँ एक वर्ड आपके बुक में मेंशन किया गया डिफाइनिंग फीचर, जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए जिससे ये डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ यहाँ स्पेसिफिक रहते हैं जो आपके बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे
जो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग को, उसमें मिनिमम 3 क्राइटेरिया रखी जाती कि ये मिनिमम 3 चीज़ें होंगी तो किसी चीज़ को लिविंग कहा जा सकता है, इससे कम में उसे लिविंग नहीं कह सकते। जैसे इसमें पहला क्राइटेरिया है कि उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर हो, ठीक है, मिनिमम उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर हो, ठीक है। सेकंड है उसमें मेटाबॉलिक मशीनरी हो या मेटाबॉलिज्म हो, ठीक है। और थर्ड है कि उसमें कॉन्शियसनेस हो या रेस्पॉन्सिवनेस हो, ठीक है। ये 3 चीजें होनी ही होनी चाहिए, इससे मिनिमम में आप किसी चीज को लिविंग नहीं कह सकते। अगर इनमें से 2 चीज है, तीसरी नहीं है, तभी वो लिविंग नहीं है। एटलीस्ट तीनों होना चाहिए, तभी हम उसे लिविंग कंसीडर करेंगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जैसे सॉलिड में उतने ही प्रॉपर्टी नहीं है, सॉलिड में कलर भी होता है, बट हमने कलर को नहीं रखा क्योंकि कलरलेस भी सॉलिड होता है। ऐसे ही इससे ज़्यादा चीज़ें और हो सकती हैं, जैसे ग्रोथ होना, बट अगर किसी में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं कि लिविंग नहीं है। जैसे अब मुझ में ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है इस एज में, तो इसका मतलब थोड़े कि मैं लिविंग नहीं हूँ, ठीक है। एक एज तक आपकी हाइट बढ़ती है, फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ती है ना। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का पैटर्न फिक्स होता है, ठीक है। तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और ये जो आपको बोल रहे हैं ये इनके डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है डिफाइनिंग फीचर और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ को उठाते हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं, उनको हम एक साथ रखते हैं और चीज़ों को डिफाइन करते हैं और बोलते हैं ये मिनिमम चीज़ है जिससे हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिविंग के केस में हम इनको डिफाइन करने के लिए सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्सिवनेस को ले रहे हैं। तो अब हम इनको थोड़ा अलग अलग समझेंगे ताकि हम इसे फाइनलाइज कर पाएँ, एक डेफिनेशन को फ्रेम कर पाएँ कि कोई चीज़ लिविंग कैसी है, ठीक है। मैं इसे आपको डिटेल में बताऊँगा और मैं समझाऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ कि मेरे लेक्चर, वे ऑफ टीचिंग, जैसा आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कि आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आए कि नहीं। जब ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा इस टॉपिक का, तो मेरी एडवाइस है कि आप बिगनर हैं तो आप जो है पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें इस लिविंग वर्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक के मैं क्लासेज ले रहा हूँ उनके आप क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने फिंगर टिप्स बुक बताई उस फिंगर टिप्स को आप उसके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं, अगर आप वहीं पहुंच रहे हैं, आपके लॉजिक दिमाग में आ रहा है, तब आपकी स्टडी सही जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको बुक रीड करने की ज़रूरत है, तब तक जब तक उन क्वेश्चन के आंसर न आने लगे तब तक। मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक है, कुछ क्लासेज के बाद, जब मैं कुछ लेक्चर पूरा कर लूँगा तब, ठीक है। अभी तो बस आपके थ्योरी पॉइंट को, थ्योरी जो है बेसिकली उसको क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देखिए जैसे मैंने बोला ना कि सेलुलर स्ट्रक्चर होना, मेटाबॉलिज्म होना, किसी चीज़ के लिविंग जरूरी, मतलब 2 क्राइटेरिया है तो वो लिविंग नहीं हो गया। किसी चीज़ में सेलुलर स्ट्रक्चर हो, मेटाबॉलिज्म हो, लेकिन कॉन्शियसनेस न हो तो लिविंग नहीं है, ठीक है। तीनों रहेगा तभी होगा, तीनों में से एक भी कम नहीं हो सकता। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे है तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन कई बार ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है। सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरली जब मैं ये पूछूंगा तो सेल क्या होता है तो आप बताएंगे सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आप सेल का फंक्शन बता रहे हैं, न कि सेल की डेफिनेशन। मैं डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ, इसलिए समझाना। जहाँ आप रॉन्ग जाएंगे ना वो बात मैं आपको बता दिया करूँगा, और आप देखिएगा आपसे वो गलतियाँ होती हैं, आप उन्हें धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे तो फिर ये गलतियाँ कम होंगी, आप सही डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे। तो सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए किसी चीज़ के सेल होने के लिए ना मिनिमम 2 चीज़ चाहिए। यहाँ सेल को भी डिफाइन कर रहे हैं। जैसे एक उसमें मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए। न्यूक्लियस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना न्यूक्लियस के भी सेल होती है, उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं।
लेकिन कोई भी ऐसी सेल दुनिया की नहीं होगी जिसमें साइटोप्लाज्म ना हो, तब वो डेड सेल होगा। जैसे वो रॉबर्ट हुक का आपने सुना होगा, है ना, उसने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और कोई भी ऐसी सेल नहीं होगी जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन न हो, क्योंकि नेकेड साइटोप्लाज्म जो है इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता प्रेजेंट टाइम के अर्थ पे। ठीक है, तो मिनिमम ये दो चीज़ें होती हैं, ये है सेलुलर स्ट्रक्चर। तो पहली क्राइटेरिया को पूरा कर गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जो वायरस है उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, कोई साइटोप्लाज्म नहीं, इसीलिए वायरस को हम लिविंग नहीं मानते हैं प्रेजेंट क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या चीज होता है? साइटोप्लाज्म का सेकंड क्राइटेरिया क्या है आपका? सेकंड क्राइटेरिया है, मैंने जो बोला, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये एक तरीके का सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन का जो चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे 12th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसकी डेफिनीशन। ठीक है, ये डेफिनीशन बहुत काम की है। जैसे इसमें देखिए बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल आप पढ़ेंगे, आपका एक चैप्टर है। अभी इतना बता दूं कि बायोमॉलिक्यूल में जैसे मान लीजिए इसमें प्रोटीन होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें लिपिड होते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसके अलावा इसमें मिनरल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस टाइप से, है ना। इसमें विटामिन्स और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इसके साथ साथ वाटर होता है। वाटर इसमें सॉल्वेंट की तरह होता है। जैसे सॉल्यूशन है तो उसमें दो चीज़ें होंगी ना, एक सॉल्वेंट जिसमें चीज़ें डिजॉल्व होंगी, बाकी सारी चीज़ें जो उसमें डिजॉल्व है। तो ये बाकी चीज़ें सॉल्यूट्स होता है और ये सॉल्वेंट होता है। और इनका जो सॉल्यूशन होता है जो कोलाइडल नेचर का होता है। कोलाइड एक तरीके का सॉल्यूशंस होता है जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूशन में अगर इतने सारे कंपोनेंट रहेंगे तो होता क्या, इनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस है ना मेटाबॉलिक, इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए एनाबॉलिक में सिंथेसिस होती है और कैटाबॉलिक में डिस्ट्रक्शंस होते हैं, या डिस्ट्रक्शंस न बोले ब्रेक डाउन बोले तो ज़्यादा सही होगा। इसमें ब्रेक डाउन होते हैं, इसमें चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जैसे फोटोसिंथेसिस, देखिए ये देखिए फोटोसिंथेसिस जिसमें CO2 H2O ये मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इसको ठीक उल्टा कर दें, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 और वाटर बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। देखिए साथ में एनर्जी रिलीज होती है। आप इसको नोट करते रहिए, मैं साथ में ऐसे बताते चलूँगा, आप नोट डाउन अपना करते रहिए, मुझे कहना ना पड़े, आप पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। देखिए अब ये जो रिएक्शन है ये एक कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में जनरली ऐसा कह नहीं रहे हैं, बट अभी जो है ना आपकी स्टार्टिंग है, तो बस मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, साथ में एनर्जी निकल रहा है। इसका ठीक उल्टा एनाबॉलिक में होता है। एनाबॉलिक में जैसे CO2 और वाटर ये जुड़ते कैसे हैं, यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
तो सनलाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है, जिससे ये चीज़ें जुड़ जाती है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में, जैसा आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, और ये रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल में। तो मेटाबॉलिज्म कहाँ हुआ? सेल में, है ना। एक एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक फैक्ट, ऑब्जेक्टिविटी, है ना। तो दुनिया का हर सेल में ये एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। और ये रिएक्शन से होता क्या? सेल को मिलती है एनर्जी। सेल जो है एनर्जी का एक सिस्टम है, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अभी मैं उधर नहीं ले जा रहा हूँ, कभी आपको बताऊंगा जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप इतना जानिए कि थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ओपन सिस्टम होता है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जैसे ये कोई सिस्टम है, सिस्टम अगर अपने सराउंडिंग से मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कर पाता है, मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज कर पाते हैं, यानी सराउंडिंग से मैटर और एनर्जी अंदर आए और मैटर और एनर्जी अगर बाहर जा पाए, तो उसे हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो एक लिविंग सिस्टम ओपन होती है, जब ये क्लोज हो जाती है तो हम डेड हो जाते हैं, हम मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज बंद कर देते हैं, ठीक है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी आप याद कर लीजिए, बाद में ये आप समझ जाएंगे जब आप थोड़ा एडवांस लेवल में होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से ये समझ गए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो हर लिविंग सेल जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पे ये ही मेटाबॉलिज्म नहीं होती हैं, ऐसी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। जैसे आप लैब में टेस्ट ट्यूब में अगर बहुत सारे केमिकल, अभी आपने देखा जब हमने साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट बनाए, तो उसमें ढेर सारे केमिकल, बहुत सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल, वाटर, ये सब मिक्स किए। तो अगर हमने बहुत सारे चीज़ों को मिक्स किया है और उसमें वाटर भी है, तो जाहिर सी बात उनके बीच रिएक्शन होगा। तो वैसा ही रिएक्शन ये है, और ये रिएक्शन लगातार होते रहते हैं, जिससे ही सेल जिंदा होती है, उसकी लिविंग स्टेट होती है। तो इन्हीं को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इनको और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा सेल वाले चैप्टर में और प्लांट फिजियोलॉजी में, वो हम वहाँ के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं कॉन्शियसनेस, बता दें एक और। कॉन्शियसनेस क्या होता है? देखिए कॉन्शियसनेस लिविंग का बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर किसी चीज़ में बाकी दो होगी भी ना और कॉन्शियसनेस नहीं होगा, तो उसे आप लिविंग नहीं मानेंगे। देखिए कॉन्शियसनेस क्या होता है? जैसे कॉन्शियसनेस सेल के लेवल पे ही शुरू हो जाता है। जैसे ये कोई सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सब बनाने का मतलब हमेशा ये मान लिया करिए कि मैंने ये सेल का डायग्राम बनाया है